मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब मैं माननीय राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय भजन लाल जी शर्मा साहब से आग्रह करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री का आप स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मोदी जी को और स्वागत की सत्कार की परंपरा में मैं अभिनंदन हेतु हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी शर्मा से नहीं साफा पहनाएंगे ना, पहना दिया। और अब मैं आज राम भक्त हनुमान जयंती के अवसर पर टोंक व सवाई माधोपुर क्षेत्र के जिला अध्यक्ष व टोंक के पूर्व विधायक अजीत जी मेहता व सुशील दीक्षित जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। मोदी 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 मोदी। अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार, अब की बार। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय श्री राम। और अब कोमल है, कमजोर नहीं हम, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे आ रही है। मातृ शक्ति मंच पर आमंत्रित है। मोदी जी के अभिनंदन हेतु जोरदार तालियां मातृ शक्ति के लिए। मंचासीन मातृ शक्ति महिला प्रतिनिधियों द्वारा मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियां। जय श्री राम, जय श्री राम। वंदे 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 वंदे। मोदी 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 मोदी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि पावन मरुधरा से उठी यह गूंज सभी कार्यकर्ताओं में जोश, उत्साह और उमंग भर देगी, जो इस बार मोदी सरकार के साथ जौनपुरिया जी की जीत की हैट्रिक कायम करेगी। जोरदार तालियां मोदी सरकार के लिए। अब की बार दोनों हाथ ऊंचे उठाकर मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अब मैं सेवाभावी, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू व्यक्तित्व के धनी हमारे राजस्थान के सीएम साहब, मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी सर से निवेदन करती हूं कि वे मंच पर आएं और हमें संबोधित करें। जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।
आज हमारे टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा की इस चुनावी रैली में हम आप सभी के सम्मानीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दुनिया के सबसे बड़े नेता आज हमारे इस टोंक सवाई माधोपुर में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। हमारे बीच में हमारे इस टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा के सांसद और हमारे प्रत्याशी भाई सुखबीर सिंह जी जूनपुरिया साहब, कैबिनेट में हमारे मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्मानीय किरोड़ीलाल मीणा जी, कैबिनेट में हमारे साथी सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, हमारे विधायक और प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी जी, विधायक राम साहब वर्मा जी, विजय बैसला जी, राजेंद्र गुर्जर जी, हमारी सांसद जसकौर मीणा जी, अजीत मेहता जी, जिला प्रमुख सरोज बंसल जी, आदेश कंवर जी उप जिला प्रमुख, और सोनिया सोनी जी हमारी चेयरमैन मालपुरा, और मेरे सामने विराजे हमारे टोंक लोकसभा सवाई माधोपुर से सभी आए हुए, एक एक गांव और एक एक ढाणी से सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई माता बहनों, मैं आप सभी को नमन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर जिस तरह से हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के, हमारे विकास से लेकर के जो काम किया है वो आपके सामने है। मोदी मोदी आपने देखा है हमारे क्षेत्र के अंदर जिस तरह से काम हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे टोंक सवाई माधोपुर जो अजमेर सवाई माधोपुर रेल लाइन परियोजना 70 साल से जिसकी मांग थी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस योजना को भी स्वीकृत किया और आज उस पर काम चल रहा है। उसके लिए आप सभी को हम जोरदार ताली बजा करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके यहां से दिल्ली मुंबई हाईवे निकलने वाला है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, टोंक सवाई माधोपुर में 150 किलोमीटर वो दिल्ली मुंबई हाईवे गया है। अगर जब उस पर चलते हैं तो कैसा महसूस आपको होता है। और ये 15,000 करोड़ रुपए की लागत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये हमको हाईवे देने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं भाइयों कि जब देश में कोरोना की स्थिति थी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देशवासियों को 140 करोड़ लोगों को सेवा में लग रहे थे कि किस तरह से हमारे कोरोना से राहत मिले। और यहाँ की राजस्थान की सरकार उन बच्चों के मिड डे मील में घोटाला करने के लिए लगी हुई थी, घोटाला करने के लिए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, जिन्होंने मिड डे मील में घोटाला किया है, किसी को किसी भी सूरत पर नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर की जो हमारी योजना थी 21 जिलों की, ERCP के जो हमने सपने देखे थे, कांग्रेस ने लटकाने का काम किया। 1.5 महीने के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी ERCP का समझौता करके हमारी जो लंबे अरसे से मांग थी, उस मांग को पूरा करने का काम किया। एक बार जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमने हमारे संकल्प पत्र में विधानसभा के चुनाव में जो वायदे किए थे, आपके सामने हमने एक एक वायदे को पूरा करने के लिए कहा और 45% हमने वायदे पूरे किए हैं। चाहे किसानों की सम्मान निधि हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, चाहे हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की बात हो। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जो सबसे बड़ा काम राजस्थान के अंदर हुआ है, डीजल पेट्रोल का सस्ता। आपने देखा था राजस्थान के अंदर डीजल पेट्रोल में असंतुलन था। कहीं गंगानगर में सबसे महंगा था, बीकानेर में महंगा था, जोधपुर के अंदर महंगा था, उदयपुर के अंदर महंगा था, हमारे यहाँ भी महंगा था। और कितना बड़ा असंतुलन था, 5 और 5.5 रुपए का अंतर था। उसको भी हमने संतुलन करने का काम किया और 3.5 रुपए से लेकर के 7.5 रुपए तक हमने पेट्रोल सस्ता करने का काम किया और 3.5 रुपए से 6.5 रुपए तक डीजल सस्ता करने का काम किया। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने डीजल पेट्रोल के अंदर राजस्थान की जनता को इतना बड़ा फायदा दिया। एक बार इसके लिए भी जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी जो संकल्प पत्र की योजना है, हम एक एक संकल्प पत्र की योजना को पूरा करेंगे। हमारे 19 अप्रैल को हमारे 12 लोकसभा के चुनाव हुए हैं। हम कहना चाहते हैं कि 12 की 12 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। 26 अप्रैल को 13 लोकसभाओं के चुनाव होने वाले हैं। 13 लोकसभा के चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हम तिकड़ी बनाएंगे। 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट मिली थी, 19 में भी 25 सीट मिली थी और अब की बार 24 में भी पूरी की पूरी 25 सीट मिलेंगे। और 4 जून को राजस्थान के 25 कमल के फूल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको सुपुर्द किए जाएंगे। मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें कि उन्होंने हमारे विकास के लिए, राजस्थान को विकसित के लिए इतना काम किया है और हमारी सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। पुनः एक बार मैं धन्यवाद देते हुए आप सभी को, आप बहुत बड़ी संख्या में, क्यों सुबह का समय था, जल्दी था, लेकिन आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने के लिए, हमारी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए मैं राजस्थान की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बार जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे ना रहे। प्रेरणा पुंज, ऊर्जावान, यशस्वी, कर्मठ, कर्मयोगी, देश के चौकीदार, महिला सशक्तिकरण के आधार, भारत को विश्व पटल पर लाने का सपना जिन्होंने किया साकार, ऐसे लोकप्रिय मोदी जी को सादर प्रणाम बारंबार बारंबार। क्योंकि राजस्थान से हूं तो एक बार कहूंगी, खमा घणी मारा मोदी जी ने खमा घणी, मरुधरारा लोग कहे सा मोदी जी ने खमा घणी।
जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर दीजिए विश्व के सर्वप्रिय लोकप्रिय मोदी जी का। जिस पल का हमें इंतजार था वो हमारे बीच में आ चुके हैं। मोदी जी, जोरदार तालियां। मोदी 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 मोदी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रणथंभौर में विराजमान त्रिनेत्र गणेश जी की, चौथ माता की, पपलाज माता की, मीन भगवान की, देवनारायण भगवान की, देवधाम जोधपुरिया की, शिवाड़ ज्योतिर्लिंग महादेव की, डिग्गी कल्याण जी की। राम राम सा। आज अभी से इतना जोर दिखाओगे तो मेरा भाषण पूरा होता होता थक जाओगे। मैं माताओं बहनों को विशेष प्रणाम कर रहा हूं। वो आज और जुस्से में दिख रही है। भारत माता की, भारत माता की। भैया, आपका प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके उत्साह सब कुछ मुझे पहुंच गया। अब मैं अपनी बात पहुंचाऊं। आज राम भक्त हनुमान जी की जयंती का पवित्र दिन है। पूरे देश को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। और मैं आप सबका भी आभारी हूं कि आज आपने मुझे गदा देकर के बजरंग बली की जय करने का अवसर दे दिया। महावीर, वीरों के वीर बजरंग बली की जयंती पर मेरा सौभाग्य है कि मुझे शूरवीरों की धरती सवाई माधोपुर आने का मौका मिला है। चुनाव के दिन है। एक दिन में 2-2, 3-3 स्टेट में जाना होता है और इसलिए सभा के समय से भी पहले यहां सभा का समय मैंने दे दिया था और मैं देख रहा हूं वहां से हुजूम का हुजूम अभी आ ही रहा है। पूरा जुलूस वहां से आ रहा है। मुझे लगता है कि मेरी सभा पूरी होने के बाद भी लोग आते रहेंगे। तो जो अभी पहुंच नहीं पाए हैं, रास्ते में दिख रहे हैं, मैं उनकी क्षमा मांगता हूं क्योंकि मुझे तो इंतजार नहीं कर सकता, आगे चलना पड़ेगा। लेकिन ये मैं जो उत्साह देख रहा हूं उसमें एक मजबूत भारत के लिए आशीर्वाद है। इसलिए हर तरफ यही गूंज है, फिर एक बार
फिर एक बार साथियों, हमारे राजस्थान ने सदियों से सीमा पर खड़े मजबूत प्रहरी की तरह देश की रक्षा की है। राजस्थान ये बखूबी जानता है कि सुरक्षित राष्ट्र और स्थायी सरकार ये कितनी जरूरी होती है। इसलिए चाहे 2014 हो या 2019 हो, राजस्थान ने एकजुट होकर देश में भाजपा की ताकतवर सरकार बनाने के लिए अपना आशीर्वाद दिया था। आपने 25 की 25 सीटें भाजपा को जीत करके झोली भर दी थी। एकजुटता ही, एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिएगा, जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान को बांटने की, यहां के लोगों को बांटने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, एक स्थिर और ईमानदार सरकार देश के विकास के लिए क्या कुछ कर सकती है, ये पिछले 10 वर्षों में सबने देखा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। इतना बड़ा काम कैसे संभव हुआ? कैसे हुआ ये? इतना बड़ा काम कैसे संभव हुआ? देश को सबसे मजबूत स्थिति में किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? माताएं बहनें बताएं, किसने पहुंचाया? ये आपकी उदारता है, आपका प्रेम है, आपके आशीर्वाद है कि आप सारी क्रेडिट मोदी को दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ना, वो आपके एक वोट की ताकत के कारण हुआ है, आपके कारण हुआ है। जो 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं ना, वो जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। जिस गरीब को पक्का घर मिला है, उसका जो पुण्य है, उस पुण्य के हकदार आप हैं। जिस गरीब को मुफ्त राशन मिला है, जिस गरीब का चूल्हा जलता रहा है, उसके कारण जो पुण्य मिला है, वो पुण्य के हकदार आप हैं, आपका वोट है। साथियों, 2014 में आपने मोदी को दिल्ली में सेवा का अवसर दिया, तो देश ने वो फैसले लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।
लेकिन आप सोचिए, अगर कांग्रेस 2014 के बाद भी और आज भी अगर दिल्ली में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या क्या हुआ होता। कांग्रेस होती तो जम्मू कश्मीर में आज भी हमारी सेनाओं पर पत्थर चल रहे होते। चलते कि नहीं चलते? कांग्रेस होती तो सीमा पार से आकर दुश्मन आज भी हमारे जवानों के सिर काटकर ले जाते। कांग्रेस सरकार कुछ न करती। कांग्रेस होती तो ना हमारे फौजियों को 1 रैंक 1 पेंशन लागू होती और ना ही हमारे पूर्व सैनिकों को 1 लाख करोड़ रुपया मिलते। कांग्रेस होती तो देश में आए दिन देश के कोने कोने में सीरियल ब्लास्ट, बम धमाके होते ही रहते, निर्दोष लोग मरते ही रहते। कांग्रेस ने तो राजस्थान में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे, बम धमाके हुए थे, उन दोषियों को बचाने का घोर पाप भी किया है। कांग्रेस होती तो कोरोना के समय ना किसी को मुफ्त राशन मिलता और ना ही किसी को मुफ्त वैक्सीन मिलती। कांग्रेस होती तो देश में महंगाई से हाहाकार मचा होता। कांग्रेस पार्टी देश की मुसीबत में अपने लिए भ्रष्टाचार के नए मौके तलाशती। और राजस्थान के मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग तो कुछ महीने पहले ही कांग्रेस के पंजे से मुक्त हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए जो जख्म दिए वो राजस्थान के लोग कभी भी भूल नहीं सकते। कांग्रेस ने महिलाओं पर अत्याचार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बना दिया था। और दुर्भाग्य देखिए, कांग्रेस के लोग विधानसभा में बेशर्मी के साथ कहते थे कि ये तो राजस्थान की पहचान है। अरे डूब मरो, ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है आपको। टोंक में किन असामाजिक तत्वों के कारण यहां की इंडस्ट्री बंद हो गई, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आपने हमारे भजनलाल जी को सेवा करने का मौका दिया है। और जब से भजनलाल जी और उनकी टीम काम पे लगी है, माफिया, अपराधी राजस्थान छोड़कर भागने पर मजबूर है। पेपर लीक माफिया भी भजनलाल जी का कानूनी डंडा चलने के बाद ठंडा पड़ गया है। जबकि अभी तो इन्हें सिर्फ 3-4 महीने ही भजनलाल जी और उनकी टीम को हुआ है। जो अपराधी धोखे में है वो जान ले, ये भजनलाल जी है। अभी तो भजनलाल सरकार की गाड़ी चलनी शुरू हुई है, अभी तो टॉप गियर में आना बाकी है।
साथियों, आज हनुमान जयंती पर आपसे बात करते हुए मुझे कुछ दिन पहले की एक तस्वीर भी याद आ रही है। हो सकता है आप में से बहुतों तक ये खबर नहीं पहुंची होगी। मीडिया का काम था ये बात पहुंचाए, लेकिन नहीं पहुंचाई होगी। वो तस्वीर है कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटका की। कुछ दिन पहले वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। कांग्रेस के राज में अपनी आस्था का पालन करना भी मुश्किल हो जाता है, और राजस्थान तो खुद इसका भुक्तभोगी रहा है। अब सीधी सीधी बात है, जब उनके पार्टी, उनके सारे नेता प्रभु राम का मंदिर बने, प्रभु राम का प्राण प्रतिष्ठा का अवसर हो, मंदिर के लोग जाके रूबरू में आने के लिए निमंत्रण दे, सम्मान पूर्वक निमंत्रण दे, और पब्लिकली उस निमंत्रण को ठुकरा दिया जाए, तो उनके चेले चपाटे भी हनुमान चालीसा करने वालों को पीटेंगे कि नहीं पीटेंगे भाइयों? कुछ दिन पहले ही रामनवमी बीती है। कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में। वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो, और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा, कोई किसी को मिले तो पहले मुंह से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और हमारे किरोड़ी लाल ऐसे हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते थे। कांग्रेस ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी करने वालों को सरकारी संरक्षण दिया था। इसी कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण के लिए मालपुरा, करौली, छबड़ा, टोंक, जोधपुर को दंगों की आग में झोंक दिया था। झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? झोंक दिया था कि नहीं झोंक दिया था? क्या ऐसे लोगों को माफ करोगे? अब भाजपा सरकार आने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी आस्था पर सवाल उठा दे। अब आप चैन से हनुमान चालीसा भी गाएंगे और राम नवमी भी मनाएंगे, ये भाजपा की गारंटी है।
साथियों, अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके एक नेता ने तो भाषण में कहा, एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं, और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है, और बच्चों के लिए आपने जयपुर जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है, तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए, आपको मंजूर है क्या? ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश की में जब संविधान बना
तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते, मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी, एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी, एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। लेकिन कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, बाबा साहब आंबेडकर की परवाह नहीं की। जब कर्नाटका की बीजेपी सरकार ने, जब हमें मौका मिला तो हमने पहला काम किया, उन्होंने जो एससी, एसटी से छीन करके मुस्लिम कोटा निकाला था उसको हमने खत्म कर दिया और जिनका हक था उनका हित सुरक्षित रखा। तो कांग्रेस पूरे देश में आग बबूला हो गई। ये मोदी समझता क्या है? अरे मोदी संविधान को समझता है, मोदी संविधान को समर्पित है, मोदी बाबा साहब आंबेडकर की पूजा करने वाला व्यक्ति है। साथियों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। कांग्रेसी जहां भी आए, आपको मोहल्ले में आ जाए, आपके घर में मिलने आ जाए, जरा खड़े रख करके पूछो, कर्नाटका, आंध्र जैसे राज्यों में इन्होंने आरक्षण को मजहब के आधार पर बांटने का खेल क्यों शुरू किया था? साथियों,
कांग्रेस की इन साजिशों के बीच मोदी आज आपको खुले मन से गारंटी दे रहा है, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण न खत्म होगा। ये मोदी की गारंटी है। आरक्षण न खत्म होगा और न ही उसे धर्म के नाम पर बांटने दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। 2020 में आरक्षण की संवैधानिक समय सीमा खत्म हो रही थी और उस समय आपने मोदी को सेवा के लिए बिठाया हुआ था। ये मोदी है जिसने दलितों, आदिवासियों का आरक्षण और 10 साल के लिए बढ़ा दिया था। साथियों, कांग्रेस कभी भी विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ती। कांग्रेस पार्टी ने इतने दशकों तक आपको पीने के साफ पानी जैसी जरूरत तक से वंचित रखा। बीजेपी सरकार ने हर घर जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने उसमें भी हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार कर दिया। कांग्रेस ने राजस्थान के लिए सबसे जरूरी ERCP प्रोजेक्ट को भी पास नहीं होने दिया। ये भाजपा सरकार ने, हमारे भजनलाल जी की मेहनत ने 3 महीने के अंदर ही ERCP परियोजना को पास कर दिया। ERCP का बहुत बड़ा लाभ टोंक, सवाई माधोपुर को मिलने वाला है। इसका बड़ा लाभ यहां के किसानों को होगा। यहां सवाई माधोपुर, टोंक जिले में PM किसान सम्मान निधि के करीब 1100 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। राजस्थान में गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। साथियों, कांग्रेस को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से भी एलर्जी है। ये बीजेपी है आज पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। देश का सबसे बड़ा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सवाई माधोपुर से होकर के गुजर रहा है। सरकार ने जयपुर सवाई माधोपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण की मंजूरी भी दे दी है। हमने दौसा गंगापुर सिटी से जुड़ी हुई रेलवे लाइन का दशकों से लंबित काम भी पूरा किया। इस क्षेत्र में इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए एक मेडिकल कॉलेज भी बनाकर तैयार हो रहा है। साथियों, 24 के 20 चुनाव में राजस्थान में ये मेरी आखिरी सभा है। अब 26 अप्रैल को अगले चरण का मतदान है। बीते दिनों मुझे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जाने का मौका मिला है। अब कल शाम को तो शायद आपका प्रचार अभियान भी पूरा हो जाएगा। ये मेरी आखिरी सभा है। राजस्थान के मध्य सभी क्षेत्रों के लिए मैं उनके आशीर्वाद की कामना करता हूं, अधिकतम मतदान की कामना करता हूं। शादी ब्याह के दिन है, गर्मी भी बहुत है और ऐसे में हम राष्ट्र कर्तव्य न भूलें, लोकतंत्र के हमारे दायित्व को न भूलें, अधिकतम वोट करें, ये मेरा आग्रह रहेगा। आपने मुझे राजस्थान की यात्रा में मैंने देखा है, भरपूर आशीर्वाद दिया है। ये आपका ये आशीर्वाद मेरी पूंजी है। आपके सपने मेरे अपने हैं। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। इसलिए 24/7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं। और बीते 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो तो एक केवल ट्रेलर है। अगले 5 वर्षों में हमें देश को, राजस्थान को बहुत आगे लेकर जाना है। मेरा अनुरोध है, आप रिकॉर्ड संख्या में कमल के आगे का बटन दबाकर भाई सुखबीर सिंह जौनपुरिया समेत सभी बीजेपी उम्मीदवारों को संसद में भेजें।
और ये हमारे जौनपुरिया जी सामान्य इंसान नहीं है। मैं पार्लियामेंट में उनको कहता रहता था कि ये जौनपुरिया नहीं, ये तो जानपुरिया है। ये जान भर देते हैं, जहां भी पहुंचते हैं जान भर देते हैं। ऐसे हमारे जौनपुरिया जी को, और आपका एक एक वोट सीधा मोदी को जाने वाला है। और मोदी आपके पास वोट मांगने आया है। आपको एक और काम करना है, करोगे? करोगे? घर घर जाकर कहना, मोदी जी आए थे, हर परिवार के लोगों को मोदी जी ने प्रणाम भेजा है, मेरा प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। जो लोग अभी भी आ रहे हैं, मैं पहले से उनकी क्षमा मांगता हूं। मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं उनका इंतजार कर रहा हूं। ऐसा संभव नहीं था, फिर भी ये प्यार कम नहीं है जी। इतना बड़ा मैं लगातार देख रहा हूं, जुलूस आता ही चला जा रहा है। मैं फिर से उनका क्षमा मांगता हूं भैया। वो इतनी मेहनत करके इतनी धूप में आए हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाए। मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं, क्षमा मांगता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।